इकनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्थिक विकास के एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे जिसे हम बिग पुश थियरी, प्रबल धक्का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। आर्थिक विकास के सिद्धांतों को सामान्यतया दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। कुछ सिद्धांत बैलेंस ग्रोथ या संतुलित विकास पर बल देते हैं और कुछ सिद्धांत अनबैलेंस ग्रोथ, असंतुलित विकास की धारणा पर आधारित हैं। आज का ये सिद्धांत, जिसे पीएन रोजेनस्टीन रोडा ने विकसित किया, ये बैलेंस ग्रोथ के समर्थन में दिया हुआ सिद्धांत है और इस सिद्धांत के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास के संदर्भ में रोजेनस्टीन रोडा का यह सिद्धांत संतुलित विकास की अवधारणा पर बल देता है और ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि यदि इस सिद्धांत का क्रियाशीलन हो तो अर्थव्यवस्था संतुलित विकास के पथ पर बढ़ेगी और ये जो विकास की प्रक्रिया होगी ये सेल्फ जनरेटिंग होगी, स्वतः आत्मसृजित होगी ये, और ये क्यूमुलेटिव और संचयी होगी और निरंतर अर्थव्यवस्थाएं या अल्प विकसित देश यदि सिद्धांत का पालन करें तो अर्थव्यवस्था में निरंतर सतत तेज़ी से विकास की गति जोर पकड़ेगी। रोडा का ये मत था कि अल्प विकसित देश जो हैं, इनकी जो विकास यात्रा है वो इतनी स्मूथ या सरल नहीं है और इनके मार्ग में, विकास के मार्ग में बहुत बड़े बड़े अवरोध उत्पन्न होते हैं और इन अवरोधों को दूर करना आसान नहीं होता। विकास का मार्ग जो है वो डिसकंटिन्यूटीज या विखंडनों से या विच्छिन्नताओं से भरा हुआ है। इसमें व्यापक अवरोध उत्पन्न होते हैं और इन अवरोधों को दूर करने के लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत भी होती है। और उसी दिशा में जब हम बिग पुश की बात करते हैं तो उनका आशय यही है कि ये जो अवरोध हैं, इन अवरोधों को हम विभाजित करके या टुकड़ों टुकड़ों में करके धीरे धीरे नहीं जीत सकते, नहीं तोड़ सकते। इनको यदि तोड़ना है तो एक बारगी और बहुत बड़े प्रयास से तोड़ा जा सकता है। अन्यथा अगर छोटे छोटे बिट बाय बिट अप्रोच अपनाई जाए, थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए और जो एक आर्थिक विकास की जो एक फिलॉसफी है कि क्रमिक विकास हो, ग्रेजुअल, वो क्रमवाद का सिद्धांत अल्प विकसित देशों के विकास के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ तो एक बारगी निवेश या एक बारगी बड़े निवेश या बड़े धक्के की ज़रूरत है जो अर्थव्यवस्था को इस विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी या गरीबी का जो दुष्चक्र है जिसमें अर्थव्यवस्थाएं ये फंसी हुई हैं और जो छोटे छोटे प्रयासों से जिन्हें निकाला नहीं जा सकता, उसके लिए एक बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ पर रोडा ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अल्प विकसित देशों की जो ये बाधाएं हैं ये बहुत बड़ी हैं और ये अविभाज्य हैं। इनको छोटा छोटा या खंड खंड में करके हम नहीं देख सकते
और न तो खंड खंड में करके हम इनको सुलझा सकते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं ये मांग पक्ष की भी हैं, ये पूर्ति पक्ष की भी हैं, और वो उन बाधाओं का उल्लेख करते हैं और उन बाधाओं, इन सभी बाधाओं को वो एक नाम देते हैं जिसको वो इंडिविजिबिलिटीज कहते हैं। इंडिविजिबिलिटीज, अविभाज्यताएं, मांग पक्ष पर भी पूर्ति पक्ष पर भी। और अविभाज्यताओं का मतलब यह है कि जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जब भी सुलझेंगी तो ये अपने उस अविभाज्य रूप में ही सुलझेंगी, उस बड़े रूप में ही सुलझेंगी, और उनको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में हम उनको सुलझा नहीं सकते हैं, उनका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तो जो बाधाएं हैं वो अविभाज्यताएं हैं। इन विविध जिन अविभाज्यताओं की या इन डिविजिबिलिटीज की बात वो करते हैं, उनको अभी हम विस्तार में आपको समझाएंगे। उसके पहले हम बता दें कि रोजेंस्टीन रोडा अपने सिद्धांत के माध्यम से ये बताते हैं कि जब ये जो इंडिविजिबिलिटी जो असंग बहुत सारी हैं, उनका जो एक सेट होता है, उनके किसी भी एक सेट को ये जो अब अविभाज्यताओं का ये जो समुच्चय है, उनको अगर तोड़ना है, और जब हम इनको तोड़ते हैं या इनको जब हम जीतने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हम प्रबल धक्के की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक आवश्यक मिनिमम प्रयास, ये प्रयास बड़ा होगा और कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि हम उस अवरोध को या इन अविभाज्यताओं के अवरोध को तोड़ सकें। और जब ऐसा हम कर पाएंगे तो वैसी स्थिति में वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में विविध क्षेत्रों में अनेकों बाह्य मितव्ययिताएँ, एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्राप्त होती हैं, जिनका अर्थ ये होता है कि विविध क्षेत्रों में इन अवरोधों को जब हम तोड़ते हैं तो तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं जो लागत को गिरा देती हैं, मांग को बढ़ा देती हैं, और जिससे इंडस्ट्री में लागतें घटती हैं और मांग का सृजन होता है, और ये उद्योग या जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं ये स्वतः आत्मसृजन की अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात ऐसी एक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है जिसमें आर्थिक विकास की गति अर्थव्यवस्था में अपने आप तेज़ी से बढ़ने लगती है, और अर्थव्यवस्था निरंतर जो डिसकंटिन्यूटी उसमें होती थी, जो टूटन होती थी, जो बीच बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाते थे, वो समाप्त होंगे और अर्थव्यवस्था एक निरंतर क्यूमुलेटिव या संचयी गति से आगे बढ़ेगी। तो ये बाह्य मितव्ययिताएँ हैं क्या, उस संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा बता दें। बाह्य मितव्ययिताएँ का मतलब होता है कि ऐसी सुविधाएं जो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बल्कि बाहर प्राप्त होती हैं, और बाहर से ये सुविधाएं जो मिलती हैं इनको हम बाह्य मितव्ययिताएँ कहते हैं। रोडा ये कहते हैं कि ग्रोथ थियरी में जो ये बाह्य मितव्ययिताएँ हैं ये मार्केट सिस्टम या प्राइस सिस्टम के थ्रू उत्पन्न होती हैं। अर्थात जब ये मितव्ययिताएँ उत्पन्न होती हैं तो अर्थव्यवस्था में लागतों में कमी होती है, मांग में वृद्धि होती है, तो मूल्यों में वृद्धि होने से लाभदायकता बढ़ती है, लागतों में कमी होने से लाभदायकता बढ़ती है, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विविध उद्योगों को और जो आपस में परस्पर आश्रित होते हैं, एक उद्योग दूसरे उद्योग को लाभ पहुंचाते हैं उनके विकास होने से, और ये जो पारस्परिक लाभ एक दूसरे को मिलता है उससे अर्थव्यवस्था में सेल्फ जनरेटिंग और क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और अर्थव्यवस्थाएं तेज़ी से विकास की गति पकड़ लेती हैं और गरीबी के दुष्चक्र को से इनको निकाला जा सकता है। तो ये जो बाह्य मितव्ययिताएँ हैं उसको समझाने का एक उदाहरण रोडा ने जो दिया है मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने दो उद्योगों को लिया है और एक उद्योग को ए कहा, दूसरे को बी कहा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ए उद्योग में किसी अपनी योग्यता से, कुशलता से वो अपनी जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस पर ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं हैं, उस पर जीतता है और उत्पादन
में सुधार होता है, गति मिलती है, लागत का स्तर गिरता है। ऐसी स्थिति में दूसरा उद्योग जो ए उद्योग के वस्तुओं को आगतों के रूप में प्रयोग करता है, इनपुट्स के रूप में प्रयोग करता है, क्योंकि यहाँ पर लागत गिरी है, मूल्य गिरे हैं, इस नाते आगत सस्ते होते हैं। और दूसरा उद्योग बी जो ए के आगतों का प्रयोग करता है, ए के उत्पादित वस्तुओं को आगतों के रूप में प्रयोग करता है, उसकी लागतें भी कम पड़ती हैं और इस नाते बी उद्योग का भी विकास होने लगता है। और जब बी उद्योग का विकास होता है तो ऐसी स्थिति में ये उद्योग से वो और अधिक इनपुट्स या मांग करता है, अर्थात ये उद्योग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और ये उद्योग का और तेज़ी से विकास होता है। तो इस प्रकार से बी ए उद्योग के विकसित होने से बी उद्योग को जो मितव्ययिताएँ प्राप्त होती हैं, उन मितव्ययिताओं के कारण बी उद्योग विकसित होता है और बी उद्योग के विकसित होने से जो अतिरिक्त मांग का सृजन होता है और ए उद्योग की मांग बढ़ती है, उससे इसके कारण ये उद्योग को भी फ़ायदा होता है मितव्ययिताओं के रूप में। और इस प्रकार से कहते हैं कि पूरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जब विविध उद्योगों का जिन किसी भी उपायों से, जैसे मैंने कहा कि बिग पीस थ्योरी में जैसा भी हम आप देखेंगे आगे, कि जब एक तरह से उद्योगों में इस तरह का परस्पर निर्भरता होती है और एक उद्योग में उत्पन्न होने वाले लाभ का बाह्य मितव्ययिता के रूप में दूसरे उद्योग को लाभ मिलता है और इस प्रकार परस्पर एक दूसरे उद्योगों को ये लाभों का बंटवारा होता है, वैसी स्थिति में जो स्वतः सृजन की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में और संचयी ग्रोथ की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उससे अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित होती है। तो ये एक उदाहरण के रूप में हमने आपको बाह्य मितव्ययिताओं का संदर्भ दिया है। अभी आगे के विश्लेषण में इन मितव्ययिताओं का और विस्तार से हम लोग उल्लेख करेंगे। तो हम लौटते हैं विकास की जो अल्प विकसित देशों की जो बाधाएं हैं, जिनको वो इंडिविजिबिलिटीज या अविभाज्यताओं का नाम दे रहे हैं, उन अविभाज्यताओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और रोडा जो है इन अविभाज्यताओं को या विकास के अवरोधों को 3 भागों में बांटते हैं। एक को वो कहते हैं इंडिविजिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मांग फलन की अविभाज्यताएँ। दूसरे को कहते हैं इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड, मांग की अविभाज्यताएँ। और तीसरे को कहते हैं इंडिविजिबिलिटीज ऑफ सेविंग्स, बचत की अविभाज्यताएँ। और अब हम इनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये जो पहला प्रोडक्शन फंक्शन में जो अविभाज्यता है, उसका अर्थ ये है कि उत्पादन फलन के अंतर्गत ऐसी चीज़ें होगी उत्पादन फलन की प्रक्रिया में, जहाँ हम विभिन्न आगतों को या विभिन्न उत्पादन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, वहाँ पर हमको ये अविभाज्यताएँ देखने का को मिलती हैं। और ये अविभाज्यताओं को उन्होंने कहा है ये पूंजी से संबंधित हैं और इनको उन्होंने कहा है सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी, जिसको सामान्य अर्थ में आप इस तरह से समझें कि ये आधारभूत संरचना या अधोसंरचना से संबंधित होती हैं और जिसका सीधा सा मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में उन मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना जिस पर हमारा औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास निर्भर होता है। और इनको हम मुख्यतः यातायात के साधनों के विकास, शक्ति के साधनों के विकास, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, संचार, भारी मशीनरी, भारी आधारभूत उद्योग, स्टील को हम ले सकते हैं, सीमेंट को ले सकते हैं। तो ये विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन पर हम पहले लगाते हैं, उत्पादन करते हैं और इन्हीं पर हमारा आगे का अन्य जो हमारे दूसरे उद्योग हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं, जिनका मतलब होता है ये ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्षतः उत्पादन करती हैं ऐसी वस्तुओं का जिनको हम उपभोग के रूप में
प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव होती हैं। ये सीधे उत्पादन या विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में ये सहायक होती हैं, सहायता पहुंचाती हैं, और बिना इनके विकास के इन वस्तुओं का उत्पादन या डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज संभव नहीं है। इस नाते ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधारभूत स्तंभ हैं। इंडिविजिबिलिटीज क्यों कहा गया? सोशल ओवरहेड कैपिटल एसओसी जिसको हम संक्षेप में कहते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी पूंजीगत निवेश हैं जो जिसमें बहुत भारी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लंपी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे ये, एक तो लंबी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे ये इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके नहीं लगा सकते पूंजी को, और न तो इनका उत्पादन हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बिजली का उत्पादन करना है तो बिजली के उत्पादन को हम जब तक पूरी बिजली का प्रोजेक्ट जो होता है उस प्रोजेक्ट को नहीं लगाएंगे तब तक इसका हम उत्पादन बिजली का नहीं कर सकते, और जाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे ये कि ये जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इस पूंजी की आवश्यकता में ये तो एक तो बहुत लंपी होती है, बहुत भारी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे ये होता है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो उसमें होता है, अर्थात ये ऐसी प्रक्रिया होती है उत्पादन की जिसमें पूंजी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है ये, जिसमें बहुत सारी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी सघन परियोजनाएं ये होती हैं। और तीसरा ये है कि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, अर्थात ये ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, और लंबा समय लगेगा इसका मतलब उतने समय तक हमको बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी है, और लेकिन उत्पादन उस बीच एक लंबे समय तक नहीं होगा, और न तो ये मदद कर पाएंगे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को। तो ऐसी स्थिति में एक तो बहुत ज़्यादा पूंजी लगेगी, और पूंजी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि पूंजी पर ही आधारित परियोजनाएं होती हैं, पूंजी सघन होती हैं। और तीसरे ये कि इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत होता है। पहले हम बता चुके हैं कि ये इनडायरेक्टली प्रोडक्टिव होती हैं, इस नाते धीरे प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता, गेस्टेशन पीरियड बहुत होते हैं, और इनकी एक मिनिमम फिजिबल साइज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा लो, छोटा बड़ा, एक मिनिमम फिजिबल साइज होती है जिससे छोटा आप नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है इन परियोजनाओं के लिए, तो ये जो होती हैं। और तीसरा ये होता है कि क्योंकि गेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, और अगर हमको थोड़ा सा भी उत्पादन करना है तो भी हमको उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा जिनके माध्यम से ये उत्पादन होगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें एक्सेस कैपेसिटी होती है, अर्थात हम प्रोजेक्ट बड़ा लगाते हैं लेकिन उत्पादन प्रारंभिक स्थितियों में थोड़ा करते हैं, और बहुत एक्सेस कैपेसिटी उसमें अतिरिक्त क्षमता होती है उत्पादन की, जो एक तरह से प्रारंभिक दिनों में बेकार जाती है। तो बेकार जाने का मतलब हुआ कि पूंजी बहुत ज़्यादा विनियोजित होगी और उत्पादन जो है उस हिसाब से नहीं होगा उनका। तो ये, और इसलिए ऐसी परियोजनाओं में इतना पैसा, इतना धन लगना है और लंबे समय तक लगना है और लंबे समय में उत्पादन होना है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी बाधा है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन की बाधा है। इस प्रोडक्शन फंक्शन की बाधा को 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया, मैं बोर्ड पर आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो चारों भाग हैं ये यहाँ पर हमने लिख इसलिए दिया ताकि भूलें न आप। ये जो इंडिविजुअलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन है, इनमें पहला है इंडिविजिबिलिटी ऑफ टाइम, समय की अविभाज्यता। समय की अविभाज्यता का अर्थ रोडा ने ये बताया कि हमको हमारा लक्ष्य जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रारंभ करना है जिससे वो वस्तुएं बाज़ार में आएँ, लेकिन उसके पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिविजिबिलिटी ऑफ टाइम है वो ये है
कि हमको पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल्स का निर्माण करना पड़ेगा। जब ये निर्माण हो जाएगा उसके बाद ही डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू की जाएंगी। इस नाते समय की अविभाज्यता ये है कि हम पहले एसओसी को डेवलप कर लें और उसके बाद जो है डीएपी जो डायरेक्ट डीपीए जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो उसके बाद प्रारंभ होंगी। और दूसरी जो अविभाज्यता है वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी माने टिकाऊपन। एक टिकाऊपन की अविभाज्यता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट लगते हैं, जो सोशल ओवरहेड कैपिटल्स होता हैं, ये एक टिकाऊ प्रोजेक्ट होती हैं और इनमें टिकाऊपन की अविभाज्यता ये है कि इनको इतना बेहतर बनाया जाना चाहिए कि ये बहुत दिनों तक टिकाऊ रहें और इनके आधार पर हम अन्य जो है प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को संचालित कर सकें। तो जितनी ही अधिक टिकाऊपन इसमें होगा तो उस टिकाऊपन को की अविभाज्यता को बनाए रखना है हमको, और इस नाते प्रोजेक्ट जो हैं ये उसमें टिकाऊपन होना चाहिए। और ये एक तरह से भारी पूंजी लगनी है और काफ़ी बहुत बेहतर ढंग से उनको हम एसओसी के निर्माण पर हमें उन्हें डेवलप करना है। और तीसरी जो अविभाज्यता है वो है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब हम परियोजना प्रारंभ करते हैं और इस परियोजना से जब उत्पादन कार्य प्रारंभ होता है उसके बीच में जो समय लगता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये गेस्टेशन पीरियड एसओसी में बहुत लंबी होती है। तो अगर परियोजना की लंबी अवधि है और इसको हम तोड़ नहीं सकते तो जाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी हमारी और बहुत दिनों तक विनियोजित होनी है और इसलिए हमको बहुत भारी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। और जब तक हम इसको लगाएंगे नहीं तब तक हम प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को संचालित नहीं कर सकते। तो ये तीसरी जो है अविभाज्यता गेस्टेशन पीरियड की है। और चौथी एक और अविभाज्यता है और वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन इररिड्यूसिबल इंडस्ट्री मिक्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़। जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता की जो वस्तुएं हैं जिनको उत्पादित किया जाना है और जिनके लिए हमको एसओसी का निर्माण करना है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो एसओसी हैं, सोशल ओवरहेड कैपिटल है, उसके लिए किसी एक आधारभूत संरचना की निर्माण नहीं हमको करना। हमको एक मिनिमम एक मिक्स, जैसे हम कह रहे हैं यातायात के साधन का भी विस्तार करना है, हम कह रहे हैं संचार के साधन का भी विस्तार करना है, ऊर्जा क्षेत्र में, या आप ये कह लीजिए कि भारी मशीनरी के उद्योग के क्षेत्र में, तो ये सारे बैंकिंग की व्यवस्था, ये सारे जो चीज़ें हमको डेवलप करनी है वो एक साथ करनी है। और जब तक सबका एक साथ निर्माण नहीं होगा तब तक जो है विकास नहीं होगा। तो जाहिर है कि अगर हम को एक मिनिमम मिक्स माने उनका एक मिश्रण बहुत सारी उद्योगों का, आधारभूत संरचनाओं का हमको एक साथ तैयार करना है, तो इसके लिए हम इनको एक एक करके नहीं विभाजित कर सकते। एक एक करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब सबका निर्माण होगा तब जाके कहीं आर्थिक विकास को बल मिलेगा और प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाओं का निर्माण हो सकेगा। और ऐसा यदि होगा तो निश्चित तौर पर इन चारों जो है मांग की, जो हम उत्पादन फलन की अविभाज्यताओं की बात कर रहे हैं, वो उसके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास रोड़ा कर रहे हैं कि बहुत भारी पूंजी की ज़रूरत है और ये पूंजी लगेगी। गेस्टेशन पीरियड जो है लंबा होगा, इसको बहुत टिकाऊ बनाया जाना है और इसलिए हमको एक बिग पुश या बहुत अधिक पूंजी या बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत है। बिना उसके, और वो एक बड़ी राशि है और कम से कम उतनी राशि जब तक हम नहीं लगाएंगे और जब तक हम एक इंडस्ट्री का मिक्स या जो आधारभूत संरचना का एक आवश्यक या न्यूनतम जो सुविधाओं को हमें निर्मित करना है, तब तक हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और अब आते हैं हम दूसरी अविभाज्यता पर, वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड।
मांग की अविभाज्यता। और मांग की अविभाज्यता का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी थोड़ी मांग अगर सृजित होती है, किसी एक उद्योग या किसी एक क्षेत्र में मांग का सृजन होता है, तो इससे अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं होने वाला है। तो अर्थव्यवस्था में विस्तार तब होगा जब अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं की मांग एक साथ सृजित हो, और बहुत सारे वस्तुओं की मांग एक साथ अगर सृजित होगी तो अर्थव्यवस्था में सेल्फ जनरेटिंग जो प्रोसेस है, आत्म सृजन की जो या संचयी विकास की जो प्रक्रिया है, तब वो उत्पन्न हो पाती है। और एक उदाहरण के माध्यम से रोड़ा इसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, और सामान्यतः सब लोग उन उदाहरणों को प्रयुक्त करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक जूते की फैक्ट्री है, शू फैक्ट्री हो, उसमें हम 100 जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड को, ऐसे लोगों को जो छिपे हुए बेरोजगार हैं, उनको वहाँ से निकाल कर लगाते हैं, तो उत्पादन होता है। इन 100 व्यक्तियों को उनके काम के बदले में मजदूरियाँ या वेतन आप देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, जिनसे उनको आय प्राप्त होती है। उस आय का वो उपभोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है, रोड़ा ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो विविध होती है, किसी एक वस्तु की मांग केवल नहीं करता, उसको ये वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हैं वो कई सारी अनेकों वस्तुओं का उपभोग करता है, उसी आय में से उसको करना है। तो जूता फैक्ट्री में जो आय इन मजदूरों को दी गई है, उस आय को अगर अन्य दूसरे उद्योग डेवलप नहीं हो रहे हैं या दूसरे उद्योगों में वस्तुएं नहीं बन रही हैं जिनको आपको प्राप्त करना है, तो आप जो है इस जूता उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है कि जितने का जूता बना वो सब का सब बिके। और अगर केवल जूते उद्योग को हम विकसित करते हैं तो जूते उद्योग में जिन श्रमिकों को ये आय प्राप्त हुई है उसका एक छोटा सा अंश जूते पर खर्च करेंगे, शेष राशि वो जूते पर खर्च नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जूता विनिर्मित हुआ है या जो 100 इन डिसगाइज्ड या छिपे हुए बेरोजगारों द्वारा उत्पन्न किया गया है वो बिकेगा नहीं, और मांग की इस कमी के कारण उद्योग पनपने नहीं पाएगा, उद्योग जो है अविकसित बैठ जाएगा। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर यही काम दूसरे तरह से हम करें, उन्होंने अब उदाहरण दिया कि अगर 10,000 छिपे हुए बेरोजगारों को हम काम पर लगाएं और 100 लोगों को 100 उद्योगों में लगा दें, तो 100 उद्योगों में जब लगेंगे, अलग अलग वस्तुओं के उद्योगों में लगेंगे, तो सर्वत्र ये अलग अलग वस्तुएं निर्मित करेंगे। और जब अलग अलग वस्तुएं निर्मित करेंगे तो एक दूसरे की वस्तुओं का दूसरे इंडस्ट्री वाले लेबर उपभोग करेंगे, और इस प्रकार से वो कह रहे हैं सारी वस्तुओं की मांग होगी, सारी वस्तुएं बिकेंगी। और अब की बार ये होगा कि इसके कारण उद्योग में जितनी वस्तुएं बनती हैं सब की सब बिक जाएंगी और मांग की कमी नहीं होगी और सभी उद्योग डेवलप होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांग जो है परस्पर एक दूसरे की पूरकता है, वो कॉम्प्लीमेंटरिटी है उसमें। और जब तक एक साथ ढेर सारे वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा तब तक जो है उद्योगों को विकसित आप नहीं कर सकते। तो ये जो मांग है इनको टुकड़ों में आप सृजित नहीं कर सकते। किसी एक या 2 या 4 उद्योगों को विकसित करके आप मांग सृजित नहीं कर सकते, और विकास की प्रक्रिया को जो मांग पर आधारित है उसको आप आगे बढ़ा नहीं सकते। तो जो कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड है, जो मांग की पूरकता है, उस पूरकता ये क्या है? ये अविभाज्य है, इनको टुकड़ों में नहीं कर सकते। ये तभी होगा जब सारे वस्तुओं या अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन एक साथ हो, या कम से कम एक मिनिमम मिक्स हो कि इतनी सारी वस्तुओं को एक साथ उत्पादित जब हम करेंगे तभी जाके उत्पादन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तभी विकास आगे बढ़ पाएगा। और जब ऐसा होगा तो देखिए मांग पक्ष पर यहाँ बाह्य मितव्यताएँ प्रभावी होंगी। जब एक दूसरे की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर है कि उत्पादक को कीमतों का लाभ, मांग उसकी बिक्री होगी, वस्तुएं सब बिकेंगी, उनके लाभ बढ़ेंगे, और जब लाभ बढ़ेंगे तो अगले चरण में उत्पादन की प्रक्रिया और तेज होगी। और इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि एक का वस्तु का इनपुट दूसरे का तीसरे का, और जो पारस्परिक मांग की निर्भरता वो, और इस तरह से कैपिटल गुड्स और
कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों इंडस्ट्रीज में एक तरह से तेज़ी से मांग का विस्तार होगा, लागतों में कमी आएगी और विकास की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो मांग की पूरकता के लिए या मांग की जो पूरकता है वो भी मांग में जो ये अविभाज्यता है उस अविभाज्यता को तोड़ नहीं सकते आप, उसको एक साथ और भारी मात्रा में मांग का सृजन करना है। तो इस जाहिर है कि ढेर सारे उद्योगों का एक साथ विकास करना होगा और यदि ऐसा है तो बहुत सारी पूंजी इनमें विनियोजित होगी और उसी चीज़ को वो कहते हैं कि हमको एक बहुत बड़े प्रबल धक्के की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े निवेश की ज़रूरत है। तो चाहे वो एसओसी पर निवेश करना हो, चाहे वो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को विस्तारित करना हो, दोनों में हमने देखा कि एक साथ अगर आपको सब विकास करना है तो इसके लिए बहुत भारी सारी पूंजी की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। रोडा ने अपने इस मांग के जो इंडिविजिबिलिटी है और उसके कारण जो बाह्य में व्ययताएँ उत्पन्न होंगी और जिनके कारण बड़ी तेज़ी से विकास होगा, उसको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास हम कर सकते हैं और वहाँ हम यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर जूते के फैक्ट्री का ही उदाहरण लें, पहले हम कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में हुआ था, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें लाभ कम मिलेगा, उत्पादन छोड़ना होगा, मांग कम होगी। लेकिन अगर कई सारी इंडस्ट्री का एक साथ विकास होगा तभी इसी जूता इंडस्ट्री की मांग जो है कई गुना बढ़ जाएगी और तब उसके लाभ पहले के तुलना में ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मांग की पूरकता के कारण जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज या बाह्य में तय प्राप्त होंगी, ये संपूर्ण उद्योग या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को जो है तेज़ी से विकसित करेंगी। वो उदाहरण चित्र एक यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब छोटे स्तर पर उत्पादन हो रहा था तब मांग ये थी, AR वक्र था, मांग का वक्र को हम औसत आय वक्र कहते हैं, और दूसरा AMR वक्र था। लागत की दशाएं MC और AC इस तरह से दी हुई हैं, एक सीमांत लागत का वक्र AC लागत का वक्र है। प्रारंभिक स्थिति में जब मांग कम थी तो संतुलन का बिंदु MR और MC के संतुलन से इस बिंदु से स्थापित होगा। अगर हम इस बिंदु को जैसे E1 लिख दिया ताकि दिखाई पड़े और इस बिंदु को E2 लिख दिया यहाँ पर, तो इस जो है E1 बिंदु पर जब सीमांत आय सीमांत वक्र के संतुलन द्वारा ये OX उत्पादन होगा, OX1, और इस उत्पादन पर अगर आप लागत देखेंगे तो औसत लागत वक्र से ये लागत होगी X1 से लेकर C तक, और आय देखेंगे तो AR1 तक, तो ये B तक जाएगी, और लागत है C तक और आय है B तक प्रति व्यक्ति और प्रति उत्पादन इकाई, और इस नाते एक इकाई पर जो लाभ होगा वो BC होगा और कुल उत्पादन OX पर लाभ जो है वो ABCD होगा। ABCD, ये जो छोटा आयत है ये वाला हिस्सा ये। तो अब अगर सारे उद्योगों का एक साथ विकास हो और वैसी स्थिति में मांग बढ़ जाए जूते की, और हम कह रहे हैं कि मांग 4 गुनी हो जाए, तो हमने लिखा था इसको AR1, इसको लिख दिया AR4, 4 गुनी मांग बढ़ गई। और हमने चित्र में बनाने का भी प्रयास किया कि इसकी तुलना में यह 4 गुना हो, इसकी तुलना में यह 4 गुना आए, और ऐसी स्थिति में हमने ये वक्र बनाए। और अगली बार संतुलन MR4 और MC के द्वारा E2 बिंदु पर होगा जहां उत्पादन का स्तर होगा OX2, और इस पर हम देखेंगे आय होगी प्रति इकाई X4 से लेके F तक, लागत होगी X4 से लेके G तक, और इस प्रकार से अगर हम लाभ देखें तो कुल लाभ होगा EFGH, ये जो बड़ा वाला आयत है। पहले वाला लाभ था ABCD, तो पहले वाला लाभ बहुत छोटा है और बाद वाला लाभ जो है वो है EFGH, जो बहुत बड़ा है उसकी तुलना में। तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब हम ढेर सारी मांगे या ढेर सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का उत्पादन होगा, ढेर सारी वस्तुओं का एक साथ उत्पादन होगा, सारे उद्योगों का विकास होगा, तो एक दूसरे की परस्पर मांगों के कारण मांग का स्तर बहुत ऊंचा होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी और लाभ का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पहले बहुत छोटा लाभ था, अब ये लाभ बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये बाह्य मितव्ययताओं को दर्शाने का एक चित्र द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से आपको ये समझाया जा सकता है। अब आए तीसरी जो इनविजिबिलिटी ऑफ सेविंग है, जिसमें ये कहते हैं कि रोडा
कि जब आय बढ़ेगी तो एक प्रयास बहुत बड़ा हमको ये करना होगा कि हमको इस बढ़ी हुई आय का एक बढ़ता हुआ हिस्सा बचाना होगा, क्योंकि जब तक बचत नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण नहीं होगा। और ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को करना होगा विकास की प्रक्रिया के साथ। और प्रयास ये होना चाहिए कि जो आय बढ़ रही है उस बढ़ी हुई आय का जो बढ़ी हुई बचत है, जिसको आप मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग कहते हैं, और जो एवरेज रेट ऑफ सेविंग है, जो सामान्यतः पहले से औसत है, उस औसत की तुलना में अंतिम जो बचत के प्रयास हैं वो तीव्र होने चाहिए, और इंक्रीमेंटल जो सेविंग है वो पहले के तुलना में तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और ये प्रयास सरकारों को करना है, और ये बृहद रूप में करना है, टुकड़े टुकड़े में नहीं करना है, समग्रित रूप में पूरी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से प्रयास होने चाहिए कि बचत की मात्रा को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया जाए। तो यदि हम ऐसा करें तो ये होगा। और अब वहीं पर वो कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा काम है, ये जो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से संभव नहीं हो सकता, इसलिए ये है रोल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके लिए वो कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की ज़रूरत है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करे, केंद्रीकृत और प्लानिंग करे, वो बताए कि किन किन इंडस्ट्री का कैसे विकास करना है, कितने पैसे लगेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारा काम सरकार को करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस मामले में यहाँ फेल होगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है वो एक तो रिस्क होता है, प्राइवेट सेक्टर उठाने की क्षमता नहीं रखता, दूसरे जो इम्परफेक्शंस हैं बाज़ार में, मार्केट प्रणाली या मूल्य प्रणाली जो सही ढंग से काम नहीं करती, और वैसी स्थिति में निजी सेक्टर के हाथ में ये नहीं हो सकता। और ये सारा का सारा काम सरकारी क्षेत्र को करना चाहिए, और सरकारी क्षेत्र अगर जब तक नहीं लगेगा तब तक इस प्रबंधक का सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। और इस नाते राज्यों की भूमिका और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की भूमिका को ये चित्रित करते हैं, या आप कहिए महत्व देते हैं, जोर देते हैं, इम्फेसिस देते हैं उस पर। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो बिग पुश थियरी है, जिसमें एक बहुत भारी निवेश की आवश्यकता है, वो सारा का सारा काम सरकारों के माध्यम से या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए। और इस प्रकार ये जो रोड़ा हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये प्रक्रिया इसी रूप में लागू हो, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू ये सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, मांग की अविभाज्यताओं को तोड़ा जाए, बचत की अविभाज्यताओं को तोड़ा जाए, और प्रोडक्ट SOC और जो डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटीज उनको एक साथ हम करें विस्तार, तो हमें संतुलित विकास प्राप्त होगा। और संतुलित विकास की उस प्रक्रिया में ये 3 चीज़ें हमको मिलेंगी। क्या होगा? ये बैलेंस ग्रोथ का मॉडल है, इसमें बैलेंस बिटवीन द सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अर्थात इसमें हमको इस पूंजी जो के और उसमें दोनों में जो डायरेक्ट SOC और DPA में मिलेगा, और वर्टिकल बैलेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड